ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर, आज महाशिवरात्रि का दिन। रिपब्लिक के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज महाकुंभ का भी आखिरी दिन था और महाशिवरात्रि के मौके पर अंतिम अमृत स्नान हुआ। महाकुंभ 2025 सुपर हिट हुआ, अब तक के आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन महाशिवरात्रि पर देखिए जरा, भोपाल से जो तस्वीरें आई महाशिवरात्रि पर, मंत्र मुग्ध कर देने वाली, मन को मोह लेने वाली। वाराणसी लिए चलता हूं आपको। वाराणसी में देखिए जरा, वाराणसी में नागा साधु पहुंचे थे और खास महाशिवरात्रि के मौके पर वहां यात्रा निकलती है। 15-16 किलोमीटर लंबी यात्रा। वाराणसी में उसके बाद पेशवाई निकली। ये पेशवाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, डमरू के बीच, ढोल के बीच ये पेशवाई। आपको लिए चलता हूं महाशिवरात्रि के मौके पर सीधे काशी विश्वनाथ में पूजा हुई, आरती हुई। और इस महाशिवरात्रि के मौके पर हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग में भी यात्रा निकल रही थी। लेकिन वहां देखिए पत्थर चलने लगे। हिंसक झड़प के बाद आगजनी हो गई। ये देख रहे हैं, लोगों ने गाड़ियां फूंक डाली हैं, गाड़ियों में आग लगा दी, कई वाहन जला दिए। महाशिवरात्रि के मौके पर यात्रा निकल रही थी, उसमें पत्थरबाजी हुई है। पहले ये देख रहे हैं, दोनों तरफ से पत्थर चले हैं। पत्थरबाजी के बाद हिंसा और भड़क गई और उसके बाद आग लगा दी लोगों ने। ये आप देख रहे हैं, दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं। अगर आपको पीछे नजर आ रही हो तो मस्जिद की मीनार नजर आ रही, छत से पत्थर चल रहे हैं। ये नीचे पत्थर चल रहे हैं और जो लोग नीचे हैं वो ऊपर पत्थर चला रहे हैं। दो पक्षों में ये झड़प हुई।
उसके बाद देखिए मौके पर पुलिस पहुंची है। हिंसा के बाद पुलिस की एंट्री हुई है, पुलिस पहुंची है, लोगों को खदेड़ा है, हालात को सामान्य करने की कोशिश की। और आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर क्यों चले पत्थर, झारखंड में आखिर क्या हुआ, पत्थर चले, आगजनी हुई और इसमें कई लोग घायल हुए। झारखंड के हजारीबाग में महाशिवरात्रि पर यह झड़प हुई है। दो समुदायों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई। उपद्रवियों ने बाइक कार को आग के हवाले कर दिया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों ओर से जमकर पथराव हुए और आगजनी, कुछ गाड़ियों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। इस झड़प में कई लोग घायल भी हुए। खबर मिलते ही 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस की टीम पूरे गांव में कैंप कर रही है। इस वक्त एएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। महाशिवरात्रि का झंडा और लाउडस्पीकर को लेकर विवाद हुआ। 2 गुटों में कहासुनी के बाद बवाल की शुरुआत हुई। बहस, मारपीट और पथराव में तब्दील हो गई। देखते ही देखते मौके पर हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने फिलहाल हालात पर काबू पा लिया है, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है। सुनिए, आपको सुनवाता हूं, सुनिए मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। हजारीबाग के आसपास का जो एरिया है, मैंने एसपी को कहा है कि टैक्टफुली डील कीजिए। वहाँ पर असामाजिक तत्व जो हैं और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारी युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं में नफरत का बीज घोल रहे हैं और जिसका साइड इफेक्ट है अभी केस होगा, जेल जाएंगे, दोनों की ओर से जेल जाएंगे। लाभ भाजपा को मिलेगा, लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। सांप्रदायिक सद्भावना बना रहना चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति इस राज्य को बर्बाद कर रही है। एक लंबे समय से हजारीबाग में इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं और वहाँ पर ऐसे कई राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ वहाँ सक्रिय रहती हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ का वहाँ पर शेल्टर है। इसलिए आपने देखा होगा कि आतंकवादियों को धरपकड़ और मुठभेड़ भी हजारीबाग में कालखंड है। और आइए, लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ कहां थे? मौका महाशिवरात्रि का था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। गोरखपुर योगी का गृह जिला भी है, गोरखनाथ मंदिर भी है। योगी लोगों के बीच में थे महाशिवरात्रि पर। उसके बाद देखिए जरा, बाबा ने महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा की, रुद्राभिषेक किया, जलाभिषेक किया। योगी गोरखनाथ में थे। दूसरी तरफ देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन में थे, महाकाल में। और गृह मंत्री अमित शाह कोयंबटूर में थे, सदगुरु के पास। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ईशा केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, खास न्योते और बुलावे पर।
शिव शिव शिवाय तांडव प्रियाय देवाय भैरव्योऽहं सश्रद्धे सप्तचक्राय ज्ञानलिङ्गाय दिव्यारती अर्पयामि। गृह मंत्री के बाद आप देखिए दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी सुबह सुबह मंदिर पहुंची, महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना की। गोविंदाय नमो नमः। लेकिन महाशिवरात्रि पर ही महाकुंभ का समापन होना था। रात से ही लाखों लोग पहुंच गए महाकुंभ में स्नान करने के लिए, क्योंकि आखिरी अमृत स्नान था और इसी के साथ महाकुंभ का समापन भी। मिल जाएंगे गंगा की लहरों में तुझे शिव गंगाधर दिख जाएंगे। उतरा है स्वर्ग प्रयाग में, रख आस्था अनुराग में। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ इस अमृत स्नान पर देखिए अपने वॉर रूम में थे और वहीं से नजर बनाए हुए थे। योगी जहां रुकते हैं वहां इस तरह का वॉर रूम बनाते हैं और वहां से जितने सीसीटीवी महाकुंभ में लगे हैं उस पर निगरानी कर रहे थे। मौनी अमावस्या के बाद से योगी हर अमृत स्नान में ये कर रहे थे और इस बार अमृत स्नान में एक और खास बात दिखी। देखिए जरा, अमृत स्नान में फाइटर नजर आए, एयर शो भी देखने को मिला प्रयागराज के आसमान में, महाकुंभ के आसमान में। और इस महाकुंभ को लेकर सियासत भी खूब हुई, लेकिन इस महाकुंभ ने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देखिए जरा, यह रिकॉर्ड तोड़ महाकुंभ था। सबसे पहले देखिए कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है, यह आपके सामने है। भारत की आबादी 146 करोड़ है, 146 CR। चीन की आबादी 142 करोड़, लेकिन प्रयागराज पहुंचे महाकुंभ में 66 करोड़, यानी तीसरी सबसे बड़ी आबादी प्रयागराज में थी दुनिया की। 14 करोड़ रूस में, 24 करोड़ पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में 28 करोड़ और अमेरिका में 34 करोड़। तीसरी सबसे बड़ी आबादी प्रयागराज में। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंचे। दुनिया के किसी भी आयोजन में इतने लोग आज तक नहीं पहुंचे। भारत और चीन के बाद यह तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। शुरुआत में 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगा था। दुनिया के 231 देशों की आबादी से ज्यादा लोग यहां जुटे। अमेरिका की आबादी से करीब 2 गुने लोग यहां पहुंच गए। पाकिस्तान से 2.5 गुना ज्यादा, रूस की करीब 5 गुनी आबादी, भारत की कुल आबादी के करीब आधे लोग संगम पहुंचे। 45 दिन चले महाकुंभ में हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग आए। ये महाकुंभ के नाम रिकॉर्ड है, लेकिन अकेला ये रिकॉर्ड नहीं है। आइए आपको बताऊं एक और रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड की पूरी लिस्ट है इस महाकुंभ में। देखिए जरा, महाकुंभ कई वजहों से चर्चा और सुर्खियों में रहा। बताऊं आपको रिकॉर्ड कौन कौन से बने। महाकुंभ में 66 करोड़ लोग किसी कार्यक्रम में पहुंचे। किसी भी दुनिया के कार्यक्रम में शामिल होने का यह सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 2019 में 24 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी और इस बार 60 करोड़ पार है। मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ 64 लाख लोगों ने स्नान किया। दुनिया में कहीं पर किसी एक दिन में इतने लोग आज तक जमा नहीं हुए। अब देखिए एक और रिकॉर्ड, 4000 हेक्टेयर एरिया में महाकुंभ का आयोजन हुआ। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से यह 150 गुना बड़ा मैदान था, बड़ी जगह थी। एक और रिकॉर्ड देखिए, महाकुंभ में 21,000 लोगों ने एक साथ झाड़ू लगाई। 329 सफाई कर्मियों ने एक साथ गंगा यमुना नदी को साफ किया। अगला रिकॉर्ड देखिए,
25 फरवरी को 550 से अधिक शटल बसें चली। कैनवास पर 10,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ निशान लगाए। ये सारे आंकड़े महाकुंभ में बने विश्व रिकॉर्ड हैं। एक और रिकॉर्ड, 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ट्रेन से महाकुंभ पहुंचे। दुनिया में पहली बार ऐसा इंसानी मूवमेंट हुआ है। देश के 50 शहरों से सीधी ट्रेन पहुंची, यह भी अपने आप में रिकॉर्ड है। तो सारे रिकॉर्ड टूट गए इस महाकुंभ में। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर बहुत सवाल उठे। सियासतदानों ने सियासत भी की, छींटाकशी भी की, दाग भी लगाने की कोशिश की, लेकिन महाकुंभ में जो श्रद्धालु और भक्त आ रहे थे वो क्या कह रहे हैं? क्या योगी पास हुए हैं या फेल हुए हैं? यह महाकुंभ को योगी ने हिट बनाया है या फ्लॉप? उन्हीं की जुबानी सुनिए। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया और बहुत अच्छी सगवट है और योगी जी ने बहुत बढ़िया और प्रशासन ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी सरकार ने किया है या अभी तक ये हो पाया है। तो मुझे तो लगता है डेफिनेटली वो एकदम ही पास हुई है और इसमें कोई भी शक नहीं है कि ऐसा कुछ फेलियर है। इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने जो नियोजन किया वो काफी उल्लेखनीय है और मेरी हिसाब से देखा जाए तो योगी जी को 10 पे की 10 मार्क है। यहाँ पे ना हमारी कुछ चोरी हो रही है, ना यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है। हमको हर 2 कदम पे पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जो कोई चीज का यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और हम खुश नसीब है कि 144 साल बाद हमें ये चीज मिला और वो भी मोदी योगी के अंडर में ये चीज हुआ। इसमें सारी व्यवस्थाएं A1 है, सबसे बढ़िया व्यवस्था है पूरे वर्ल्ड में। ऐसी व्यवस्था और कहीं नहीं हो सकती। यूपी सरकार पूरी तरह से पास है और मैं योगी जी को इसके लिए सत नमन करता हूं अपनी तरफ से। बहुत अच्छी व्यवस्था। मैं हैदराबाद से आई हूँ, ना मुझे ट्रेन में कोई दिक्कत हुई, ना स्नान में, ना कि हर कदम पे हमें खाने की सुरक्षा और पानी पीने की सुरक्षा। ये भी फ्री पानी है मोदी के राज में, योगी के राज में। हम बहुत खुश हैं। कोई दिक्कत नहीं। व्यवस्था कैसी रही? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। फैंटास्टिक, जोरदार, बहुत जबरदस्त। लोगों ने कहा कि व्यवस्था ठीक नहीं है। अरे कुछ लोगों की झूठ बोलना रहेगा, नहीं तो समझ कैसे चलेगा? पीछे वाला तो कोई खड़े ना होगा। वो अखिलेश की सरकार वाले हैं। बिल्कुल भी व्यवस्था खराब नहीं है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। हम सरासर बालाजी से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मोदी जी को, योगी जी को बहुत बहुत मतलब पिछले बार की अपेक्षा इस बार जो हुई है बहुत सारी चीजों की साधन की सुविधा दी गई है। और ऐसा ही नहीं, मैंने विदेशियों को भी देखा है आया है और इसका लाभ उठाते हुए बहुत सारा धन्यवाद देते हुए। समाजवादियों के सनातन के विरोध के बावजूद इतना सफल आयोजन किया कि पूरे विश्व में इसने एक कीर्तिमान स्थापित किया। विपक्ष अब आत्ममंथन करे कि उसने इसका विरोध क्यों किया और इसकी परिणति उनको अगले चुनाव में अपनी सीटों से जानकारी होगी कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया। अब आपको जानकर ताज्जुब होगा, महाकुंभ में इतनी कमाई हुई है कि उत्तर प्रदेश मालामाल हो गया है और इतनी कमाई कि दूसरे जो धार्मिक आयोजन होते हैं दावा है उससे कहीं ज्यादा कमाई। सबसे पहले आइए मैं आपको बताऊं कमाई के जरिए कौन कौन से थे, कैसे ये कमाई हुई है। प्रयागराज मेला क्षेत्र से में 2 से 3 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है। यूपी सरकार ने टैक्स से 25,000 करोड़ रुपया कमा लिया है। अब देखिए आय क्या हुई। होटल इंडस्ट्री 40,000 करोड़ रुपया होटल इंडस्ट्री ने कमाया। खाने पीने की दुकान 20,000 करोड़ रुपया। प्रसाद, तेल, धार्मिक सामान 20,000 करोड़ का कमाई और लेन देन। ट्रैवल पैकेज 10,000 करोड़ का। ट्रांसपोर्ट लगभग 10,000 करोड़ की कमाई। हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह 5,000 करोड़ के आसपास लेन देन। स्वास्थ्य और चिकित्सा पर 3,000 करोड़ की कमाई। विज्ञापन और प्रचार लगभग 10,000 करोड़ की कमाई। आईटी और डिजिटल सेवाएं लगभग 1,000 करोड़ की कमाई। यह कमाई हुई सिर्फ यूपी को। लेकिन अब मैं आपको दुनिया के संदर्भ में बताऊं कि आखिर कमाई का आंकड़ा क्या कहता है। अलग अलग जो उत्सव होते हैं, जो जगह हैं, उन पर देखिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं मैं पुष्कर मेला। पुष्कर मेला भारत में होता है। 10 लाख से ज्यादा लोग यहां पहुंचते हैं, लेकिन 50 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ के आसपास कमाई होती है पुष्कर मेला में। अब देखिए ब्राजील का रियो कार्निवल बहुत मशहूर है। इसमें 20 लाख से ज्यादा लोग पहुंचते हैं और 320 करोड़ के आसपास की कमाई होती है। अब देखिए इराक में अरबईन तीर्थ यात्रा है। अरबईन तीर्थ यात्रा में 2 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं,
1400 करोड़ से ज्यादा की कमाई होती है। सऊदी अरब में हज होता है, लगभग 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग पहुंचते हैं और दावा है 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई होती है। वेटिकन सिटी ईसाइयों का तीर्थ स्थल है, 70 लाख लोग पहुंचते हैं, कमाई का आंकड़ा गुप्त है। और महाकुंभ जो हुआ इसमें 66 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं, 3 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई और लेन देन हुआ है। यह सारे आंकड़ों को ध्वस्त कर देता है अब तक के जितने आंकड़े जिन जगहों पर जिन आयोजनों से जुड़े हुए हैं। सुनिए यहां पहुंचने वाले किस तरह से इसकी माया में, इसके मोह में और इसकी रंगत में डूब गए, उन्हें सुनिए। हर हर महादेव। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। अब बात आइए करते हैं उन लोगों की जो महाकुंभ में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे और महाकुंभ खत्म होते होते वो भी गायब हो गए। सबसे पहले हर्षा रिछारिया सुर्खियों में आई। महाकुंभ की शुरुआत में जब पहली यात्रा निकली, अखाड़े निकले, तो हर्षा आगे बैठी थी और उसके बाद से हर्षा चर्चा में आ गई। अगली तस्वीर देखिए जरा। अगली तस्वीर है आईटी वाले बाबा की। आईटी वाले बाबा भी इस महाकुंभ में खूब मशहूर हुए, सुर्खियों में आए, चारों तरफ चर्चा में रहे। लेकिन अब आईटी वाले बाबा निशाने पर हैं। उन्होंने क्या किया ऐसा देखिए। इन लोगों का हुआ क्या, ये जो इस तरह के बड़े बड़े चेहरे हुए इस महाकुंभ में। भारत पाकिस्तान मैच की गलती से भविष्यवाणी कर दी आईटी वाले बाबा ने। आईटी बाबा ने भारत की हार की भविष्यवाणी कर दी थी, जबकि भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। इसके बाद आईटी वाले बाबा सोशल मीडिया पर निशाने पर आ गए और अपने बयान और अंदाज से आईटी बाबा ने लगातार सुर्खियां बटोरी। आईटी बाबा को जूना अखाड़े से पहले निकाल दिया गया, उनके दोबारा अखाड़े में आने पर बैन लगा दिया गया। आरोप है आईटी बाबा ने गुरु के लिए अपशब्द कहे और बार बार अपने माता पिता का अपमान भी किया। अनुशासन समिति ने इसे साधु सन्यासी परंपरा का उल्लंघन बताया है और एक इंटरव्यू में अपने मां बाप को शैतान तक कह दिया। इन्होंने घर को टॉर्चर चैम्बर और पिता को बुरे कर्म वाला कहा। आईटी वाले बाबा का असली नाम अभय सिंह है और हरियाणा के रहने वाले अभय ने स्पेस इंजीनियरिंग की है। आईटी पास करते ही उन्हें कनाडा में अच्छी नौकरी मिल गई थी। अभय सिंह यानी आईटी बाबा का 36 लाख रुपए का पैकेज था। कहा गया बाबा सब छोड़कर त्याग करके अध्यात्म की ओर रुख किया है। अगला चेहरा सोशल मीडिया पर हर्षा को सबसे सुंदरी साध्वी कहा गया। महाकुंभ के दौरान लगातार वो सुर्खियों में रही और शंकराचार्य ने रथ पर बिठाने का विरोध किया हर्षा का। परेशान होकर उन्होंने महाकुंभ छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब उन्हें एक और हर्षा का वीडियो शेयर हुआ है, साझा हो रहा है। अपनी बात कहते हुए हर्षा भावुक हो गई हैं। उन्होंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनके वीडियो बनाए जा रहे हैं कुछ इस तरह के, जिसे सर्कुलेट किया जा रहा है। हर्षा ने आत्महत्या की धमकी दी है अगर वो वीडियो नहीं रोके गए, नहीं हटाए गए। किसी भी सुबह अगर आपको पता चले हर्षा रिछारिया ने आत्महत्या कर ली है तो मेरे पास सारे नाम हैं, मैं लिखकर जाऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। मुझ में जितनी हिम्मत है मैं लड़ूंगी और इन सब का सामना करूंगी। आइए आपको सुनवाता हूं हर्षा रिछारिया को, सुनिए। उन्होंने आत्महत्या की धमकी दी। सनातन के लिए काम करूंगी, युवाओं को जागरूक करने के लिए काम करूंगी, हमारी धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगी। लेकिन हैरानी वाली बात अब ये है कि कुछ धर्म विरोधी लोग, कुछ मेल ईगो से जले हुए लोग मुझे रात दिन आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। पहले मेरे पुराने वीडियोस को सर्कुलेट किया गया, मेरी ही पहचान के लोगों ने ये काम करवाया। उसके बाद उस पे लिखा गया कि ये पहले ये थी, ये कैसे साध्वी हो सकती। भाई मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं साध्वी हूँ, ठीक है। मेरा एक प्रोफेशन था जिसमें मैं काम करती थी। हद तक घटियापने पे उतर आए कि आपने एआई से मेरे फेक वीडियोस बनवाए और उन्हें सर्कुलेट करना चालू किया। पिछले 10-15 दिनों से
कुछ लोग मुझे रात दिन सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके नाम मेरे पास आ चुके हैं। किसी भी सुबह अगर ये पता चलता है कि हर्षा रिछारिया ने आत्महत्या कर ली या हर्षा रिछारिया ने सुसाइड कर लिया, तो मेरे पास सारे नाम हैं जिन नामों को मैं लिख कर जाऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। आप लोग रोकिए, जितना दम है रोकिए, और मुझ में जितना दम है, महादेव ने मुझे जितनी हिम्मत दी है उस हद तक मैं लड़ूंगी और मैं सामना करूंगी। लेकिन जिस दिन मैं टूट गई तो मैं सबका नाम लिख के जाऊंगी। और आइए क्रिकेट के बाद आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर है, जादुई तेल के लिए हजारों की भीड़ पहुंच गई। जिनके सर पर बाल नहीं थे, भीड़ देखिए जरा, ये सब सिर मुंडवाकर, जिनके बाल नहीं थे, गंजे होकर पहुंच गए तेल लगवाने के लिए। सर पर बाल उगाने, इसलिए ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, हजारों की भीड़ है। जैसे ही पता चला कोई तेल लगाया जा रहा है, वो तेल लगाते ही बाल आ जाते हैं। लेकिन पहली शर्त यह है कि जो बाल है उसे मुंडवा कर पहुंचना है। तो देखिए भीड़ का आलम, हजारों की भीड़। मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद सबकी लाइन लगाई गई। ये कतारबद्ध होकर एक एक करके लाइन में बैठे हैं। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तेल उनको भी लगाया जाएगा। चमत्कारी दवा का ये दावा है कि जिसने वो तेल लगाया उसके बाल आ गए, इसलिए भीड़ लगी हुई थी। आगे आपको तेल का तिलिस्म भी बताऊंगा। दूर दूर से लोग आए, ये केवल इंदौर के लोग नहीं है, लेकिन इंदौर तक पहुंच गए जैसे ही पता चला कोई तेल है। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, जो पार्किंग है वो पूरी पार्किंग फुल हो गई है। गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, इतनी गाड़ियां पहुंच गई। देखिए बाइक, देखिए बाइक और कार। और उसके बाद देखिए तेल लगाने वाले हैं सलमान। सलमान, वही सलमान जो मेरठ में भी लोगों को तेल लगा रहे थे, फिर पुलिस ने पकड़ लिया उन्हें। मंच पर आप सलमान को देख रहे हैं और इस शख्स को देख रहे हैं जो वीडियो बना रहा है। पूरे बाल बनवा कर गया है। दवा लगाने की पहली शर्त यही है। ये भाई सलमान भाई है, दिल्ली वाले। यहाँ पे कम से कम 10,000 लोग थे। वो उनका जो जड़ी बूटी का है, वो कुछ पेस्ट बनाया है, वो करते हैं। उनके हाथ में सिफा भी है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ गंजे लोग ही नजर आएंगे। कोई सुबह 3 बजे से बैठा है तो कोई 5 बजे से कतार लगाए है। इंतजार हो रहा है जादुई तेल का, जिसे सलमान भाई दिल्ली से लेकर आए हैं। हम सुबह 8 बजे से आए हैं। हमने पास लिए हैं यहाँ से। 800 रुपये का पास है इसका, दवाई का, मेडिसिन का। और एक पास 450 रुपये का इसका शैम्पू और अपना तेल ले रहे हैं आयुर्वेदिक। ये भाई सलमान भाई है, दिल्ली वाले। यहाँ पे कम से कम 10,000 लोग थे। कोई 4 बजे से बैठा हुआ, कोई 5 बजे से, कोई 3 बजे से वहाँ बैठा हुआ। भैया सलमान भाई है, दिल्ली वाले। वो कुछ पेस्ट बनाया है, वो करते हैं। उनके हाथ में सिफा भी है। और गाड़ी का मेला ऐसा लग रहा था जैसे यानी कुछ वो है यहाँ पे। बाल उगवाने पहुंची भीड़ से सड़क, पार्किंग, पंडाल तक सब कुछ भरा और जाम है। हर कोई गंजापन मिटाने वाली दवा का इंतजार कर रहा है। अब देखिए जरा सलमान क्या दावा करते हैं और उस दावे की सच्चाई क्या है। वो कैसे इंदौर पहुंच गए मेरठ से, जहां सोमवार को हजारों लोग गंजेपन की दवा लेने पहुंचे। यहां चमत्कारी दवा से गंजेपन के इलाज का दावा था। प्रचार किया गया कि 20 रुपए दीजिए, 20 रुपए में बाल उगाने की गारंटी है। इसी प्रचार के बाद इलाज कराने हजारों लोग पहुंच गए। सभी लोग पूरी तरह गंजे होकर दवा लगवाने कतार में लग गए, क्योंकि सिर को गंजा करने के बाद ही दवा लगाई जा रही थी। जिनके थोड़े ही बाल झड़े थे वो भी इलाज कराने के लिए पहुंच गए। हालांकि जब भीड़ पहुंची तो गंजेपन के इलाज का पैसा और बढ़ गया। 20 रुपए वाली दवा की पर्ची 800 रुपए में काटी जाने लगी। इसके अलावा 450 रुपए अतिरिक्त देने पर शैम्पू तेल भी दिया गया। यानी हर एक शख्स से 1200 रुपए से ज्यादा वसूली की गई। दावा है कि 10,000 के करीब लोग गंजेपन का इलाज कराने आए हैं
और इतनी भीड़ एक जगह पर पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वीडियो वायरल होते ही इलाज करने वाले मौके से फरार हो गए, क्योंकि ऐसी स्थिति में पुलिस कार्रवाई की संभावना बढ़ गई थी। अब जरा पहले उन्हें सुनिए जो पहुंचे थे दवा लगवाने के लिए। सुनिए। हम सुबह 8 बजे से आए हैं। हमने पास लिए हैं यहाँ से 800 रुपये का पास है इसका, दवाई का, मेडिसिन का, और एक पास 450 रुपये का इसका शैम्पू और अपना तेल ले रहे हैं आयुर्वेदिक। ये भाई सलमान भाई है, दिल्ली वाले इनका आयुर्वेदिक का काम है, इनका सेलोन। इन्होंने एक मेडिसिन बनाई है जिससे जैसे सीडिंग हेयर लॉस रहता है, जैसे बाल झड़ते हैं जो बालों के लिए जगह ये है। इससे क्या है, अपना इरिटेशन होके वो बाल आते हैं वापस से। आयुर्वेदिक दवाई है ये। तो ये भाई कितने लोग थे यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 10,000 लोग थे। तो कोई 4 बजे से बैठा हुआ, कोई 5 बजे से, कोई 3 बजे से वहाँ बैठा हुआ है ना। क्राउड तो इतना था, है ना। हम वहाँ पहुँचे थे 8 बजे है ना, इतना क्राउड हो गया था। हम सोच रहे थे नहीं होगा क्राउड, लेकिन इतना बहुत क्राउड हो गया था। भैया सलमान भाई है, दिल्ली वाले, फेमस है ना। उन्होंने वो उनका जो जड़ी बूटी का है वो कुछ पेस्ट बनाया है, वो करते हैं। उनके हाथ में शिफा भी है। लेकिन वहाँ अपन देखने जाए तो 10 से 12,000 पब्लिक थी और गाड़ी का मेला ऐसा लग रहा था जैसे यानी कुछ वो है, यहाँ पे जाम लग गया था सर पूरा। और ये आपको बताऊं, जिस सलमान की बात कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी 2024 में हुई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी तेल लगाने के चक्कर में सलमान, इमरान और समीर, इनको पुलिस ने उठा लिया था। ये इनके बारे में बताऊं आपको कि ये पहले दिल्ली और मेरठ में यही काम कर रहे थे। दिल्ली मेरठ छोड़कर इंदौर पहुंच गए और जैसे ही खबर आई तो इंदौर से भी फरार हो लिए। दवा देने वाला सलमान यूपी के बिजनौर का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर गंजेपन की दवा से सुर्खियों में आया था। बिजनौर, मेरठ, दिल्ली जैसे शहरों में उसने शिविर लगाए जहां पर 20 रुपए में गंजापन मिटाने का दावा किया था। सोशल मीडिया पर प्रचार देखकर हजारों ने दवा लगवाई और हजारों की भीड़ के वीडियो डालकर वो वायरल हुआ। हालांकि फर्जी दावे पर 2024 में उस पर केस दर्ज हुआ। पुलिस शिकायत में मरीज ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। गंजेपन की दवा से सिर में खुजली और एलर्जी हो गई थी। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के नाम सलमान, इमरान और समीर था। हालांकि बाद में सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे। विवाद के बाद सलमान का कोई वीडियो सामने नहीं आया। अब इंदौर में शिविर को लेकर फिर चर्चा शुरू हुई। हेल्थ एक्सपर्ट इस तरह की किसी दवा की सलाह नहीं देते हैं। ऐसी दवाओं से नुकसान के साथ गंभीर बीमारी हो सकती है, इसलिए ऐसी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और हमारे साथ खास डॉक्टर जुड़ रहे हैं इसीलिए क्योंकि बहुत से लोग इस गलतफहमी का शिकार होकर दवा लगवाते हैं। हमारे साथ कृष्णदेव बर्मन साहब हैं। बर्मन साहब, ये जो दवा चल रही है, इंदौर में दवा लग रही है, हजारों की भीड़ है, 20-20 रुपए में दवा, इससे वाकई बाल आते हैं या ये खतरनाक है? हेयर लॉस और जो गंजापन होना कि एक कारण के मतलब से नहीं होता। एक जो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो लड़कों में देखा जाता है वो है मेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसको लड़कों में बाल झड़ना कहते हैं। जहाँ पे बाल की जड़ें जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्कारिंग की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, उस जगह में तो आप किसी भी एंगल से बाल ला ही नहीं सकते क्योंकि उसमें जड़ होता ही नहीं है। तो हर किसी हेयर लॉस की एक जैसा इलाज नहीं होता और हेयर लॉस के लिए डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कि ट्रंप सुर्खियों में है, लेकिन ट्रंप अब पैसा से नागरिकता दे रहे हैं। 44 करोड़ दो और अमेरिकन बन जाओ। डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं अपने फैसलों के लिए जाने जा रहे हैं। रोज नया ऑर्डर, नया आदेश। अगली तस्वीर देखिए जरा। बहुत से लोगों को सबसे पहले तो उन्होंने जो अवैध रूप से रह रहे थे उन्हें पकड़ कर वापस भेजा, जो लाखों रुपए लगाकर वहां पहुंचे थे। अब वो क्या कह रहे हैं, करोड़ों रुपया दो तो नागरिकता दे दूंगा। अगली तस्वीर देखिए जरा। जिन्हें अमेरिका में रहना है, अमेरिका का सिटीजन बनना है, अमेरिकी नागरिक बनना है, उसकी फीस है 44 करोड़ रुपए। देखिए जरा कैसे और कौन से लोग 44 करोड़ रुपए देकर अमेरिकी नागरिक बन सकते हैं और ट्रंप आकर नागरिकता क्यों और कैसे बेच रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बड़ा ऐलान किया है। 44 करोड़ में नागरिकता का ऐलान है।
मतलब आप 44 करोड़ रुपए दो और अमेरिकन बन जाओ। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले पर हस्ताक्षर भी कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे गोल्ड कार्ड का नाम दिया है। गोल्ड कार्ड की योजना 2 हफ्ते में शुरू होगी। इसकी डिटेल्स की घोषणा बाद में की जाएगी। इससे अमेरिका में पूंजीपतियों की संख्या बढ़ेगी। EB-5 वीजा, इसे मौजूदा EB-5 वीजा का रिप्लेसमेंट बताया जा रहा है। यह क्या होता है? दरअसल EB-5 वीजा के जरिए $1 मिलियन आप निवेश करिए अमेरिका में, जो भारतीय रुपए में लगभग 9 करोड़ रुपए का निवेश हो जाता है। शर्त यह होती है कि निवेश से कम 10 लोगों को रोजगार मिल जाए। EB-5 वीजा प्रोग्राम को 1990 में विदेशी निवेश के लिए लागू किया गया था। EB-5 वीजा प्रोग्राम में नागरिकता मिलने में 5 से 7 साल का वक्त लगता है। कभी कभी नागरिकता मिलने में 10 साल का वक्त भी लग जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी समस्या को हल करने की कोशिश की है, इसलिए नागरिकता के लिए कोई कठिन शर्त नहीं रखी है। फिलहाल इसके तहत 10 लाख नागरिक बनाए जाएंगे। बाद में इसका इजाफा हो सकता है या रोक लग सकती है। इसके ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस बयान में अपनी मंशा साफ की है। कहा, नए वीजा प्रोग्राम से देश में निवेश बढ़ेगा, इस कानून से धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और देश की नौकरशाही पर लगाम लगेगा। इसे खरीद कर लोग अमेरिका आ जाएंगे। इस तरह से यहां बहुत ज्यादा टैक्स भी भरेंगे ये लोग। ये प्रोग्राम बहुत सफल होगा, दोनों को फायदा होगा। इससे अमेरिका का भी कर्ज कम हो जाएगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस गोल्ड कार्ड, इसे गोल्ड कार्ड कहेंगे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या कह रहे हैं। हम कुछ नया करने जा रहे हैं। हम गोल्ड कार्ड बेचने जा रहे हैं जिसकी कीमत करीब $5 मिलियन होगी, जिससे ग्रीन कार्ड की तुलना में ज्यादा फायदे होंगे। पैसे वाले लोग जब हमारे देश में आएंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार मिलेंगे। ये स्कीम काफी सफल रहेगी। ऐसी योजना पहली बार लाई गई है। अगले 2 हफ्ते में इसे लागू किया जाएगा। अब आइए आपको बताऊं कि किन किन देशों में पैसा देकर नागरिकता मिल जाती है। उसमें अब अमेरिका भी शामिल हो गया है। लेकिन दुनिया के बहुत से मुल्क हैं जहां अपने देश में चोरी करके, अपराध करके, फरार होकर पैसा देकर नागरिकता ले लेते हैं। इसमें हांगकांग है, माल्टा है, सेंट किट्स नेविस है, सेंट लूसिया है, डोमिनिका है और एंटीगुआ है, ग्रेनाडा है। ये वो देश हैं जहां पैसे से नागरिकता मिल जाती है। लेकिन आपको बताऊं, अब इस तरह से नागरिकता मिलेगी तो कौन लोग हैं जो भागकर अमेरिका जाएंगे और वहां सेटल हो जाएंगे। देखिए, दरअसल ये सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट है। इसे CBI के नाम से भी जाना जाता है। और मतलब पैसे देकर नागरिकता खरीदने की परंपरा, पैसे देकर नागरिकता खरीदने की जो परंपरा है ये सदियों से, जिसे 19वीं सदी में यूरोपीय देशों के राजाओं ने शुरू किया था। दुनिया के अमीर व्यापारी पैसे देकर बेहतर देश में बसने लगे। युद्ध के दौरान इसका चलन और बढ़ा, सुरक्षित ठिकाना मिल गया लोगों को। अमीर व्यापारी क्या करते थे, टैक्स से बचने के लिए इन देशों की तरफ आ गए, क्योंकि कई देशों में व्यापारियों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता, जिसे दुनिया टैक्स हेवन यानी टैक्स का स्वर्ग भी कहती है। हालांकि इस तरह की नागरिकता के कई नुकसान भी हैं अपने आप में। FATF ऐसी नागरिकता पर चिंता जाहिर कर चुका है। FATF वित्तीय गड़बड़ियों पर नजर रखने वाली संस्था है और FATF अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी दुनिया भर में धाक है। इसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से भी जानते हैं। FATF ने अपनी चिंता में 3-4 बातों का जिक्र किया। पहला, कि अगर पैसे देकर नागरिकता मिलेगी तो काले धन की चोरी का मकसद हो सकता है ये, कि काला धन चोरी किया, कहीं और जाकर पैसा देकर नागरिकता ले ली। दूसरा, अपराधी किस्म के लोग सुरक्षित ठिकाने तलाश सकते हैं। तीसरा, ऐसे लोगों का राजनीति में दखल बढ़ेगा और देश की असुरक्षा बढ़ेगी। चौथा, ऐसे लोगों का लगाव देश से नहीं होगा बल्कि पैसा प्राथमिकता होगी उनकी। और पांचवा, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने से समाज में टकराव हो सकता है। भारत पर असर यह होगा कि भारत के सुपर रिच, उन्हें फायदा होगा रईस लोगों को, क्योंकि ये लोग पैसे से नागरिकता खरीद लेंगे। आम भारतीय नागरिक अमेरिका की नागरिकता से वंचित हो जाएगा। बड़ी संख्या में अमेरिका में ऐसे लोगों के बैकलॉग हैं जो बरसों से स्किल्ड प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें नागरिकता का इंतजार है लेकिन मिल नहीं रही है। इसका असर यह होगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, लॉरेंस के शूटर का एनकाउंटर हो गया। तस्वीर में आपको दिखाऊं, योगी राज में उत्तर प्रदेश में लॉरेंस के एक शूटर ने घुसने की गलती की। अगली तस्वीर देखिए जरा। जितेंद्र ये स्ट्रेचर पर पड़ा है और योगी की पुलिस ने इसे ठोक दिया है।
की तस्वीर देखिए जरा, ये एनकाउंटर साइट की तस्वीर है जहां उसके पास से बाइक और हथियार बरामद हुए हैं। इन हथियारों से पुलिस पर वो गोलियां चला रहा था। कनाडा से लेकर अमेरिका तक दहशत जमाने वाले लॉरेंस को योगी ने सबक सिखा दिया। गाजियाबाद और नोएडा में रंगदारी वसूलने वाले लॉरेंस के शूटर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ढेर कर दिया। पंजाब से लेकर राजस्थान और कनाडा तक लॉरेंस के गुर्गे खौफ में आ गए हैं। योगी की पुलिस ने साफ संदेश जारी कर दिया है कि अगर यूपी में अपराध किया तो बचकर नहीं जाओगे। और अब आपको बताऊं, बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक बिहार में देखने को मिला है। क्या हुआ बिहार में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश के साथ थे 2 दिन पहले, नीतीश को लाडला बता रहे थे। अगली तस्वीर देखिए जरा। अब क्या हुआ? पीएम मोदी से मिलने के बाद जेपी नड्डा से कल मिले थे। आज बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, नीतीश की शपथ हुई और कई चेहरों ने शपथ ली है। 7 चेहरे जिन्होंने शपथ ली नीतीश के मंत्रिमंडल में जो शामिल हो गए। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार मोदी के लाडले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लाडले नीतीश की सेहत जवाब दे रही है। इसका एहसास जेडीयू को भी है और बीजेपी को भी, लेकिन जेडीयू अभी प्लान ही बना रही है। बीजेपी ने पूरी बिसात बिछा दी। बीजेपी ने नीतीश मंत्रिमंडल में अपने 7 मंत्री बनवा दिए हैं, जिनमें 5 पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय से आते हैं, जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के कार्य को गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और 7 लोगों की नियुक्ति की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझ पर जो है विश्वास किया, उस विश्वास पर हम लोग जो है खरे उतरेंगे। तो सवाल ये, क्या बीजेपी वाकई नीतीश से आगे की सोचने लगी है? क्या बीजेपी चुनाव के बाद बिहार में बड़ी भूमिका की तैयारी में है? इसका एहसास जेडीयू को भी है और नीतीश कुमार को भी, लेकिन अब नीतीश कुमार के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। इसलिए नीतीश मोदी को अपना नेता मान चुके हैं, जो कभी पीएम की कुर्सी की ख्वाहिश रखते थे। आइए अब आपको बताऊं कौन से वो चेहरे हैं जो मंत्री बने। इस लिस्ट में कौन कौन से नाम है? सबसे पहले देखिए, बिहार में 7 नए मंत्री बनाए गए। सभी 7 मंत्री बीजेपी के विधायक हैं। इनमें 3 पिछड़े, 2 अति पिछड़े और 2 सवर्ण हैं। नीतीश सरकार का 13 महीने में विस्तार है और इसके साथ ही सरकार में अब 36 मंत्री हो गए हैं। इनमें बीजेपी के 21 और जेडीयू के 13 मंत्री हैं। एक हम से और एक निर्दलीय से है। चुनाव के मौके पर यह विस्तार बड़ा संदेश देता है, क्योंकि नीतीश सरकार का यह आखिरी विस्तार है जिसमें पिछड़े, अति पिछड़े और सवर्णों का ख्याल रखा गया है। सबसे पहले देखिए, संजय सरावगी पहली बार मंत्री बने। दरभंगा से 5 बार चुने गए। दरभंगा से अब तक कोई चुनाव नहीं हारे। सरावगी मारवाड़ी समाज से आते हैं और बिहार में मारवाड़ियों की संख्या 2.3% है। सुनील कुमार बिहार शरीफ से पहली बार मंत्री बने हैं। बिहार शरीफ से 4 बार जीते हैं, अब तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। सुनील कोयरी समाज से आते हैं और बिहार में कोयरी की संख्या 4.3% है। अगला जीवेश मिश्रा पहली बार मंत्री बने हैं। फास्ट चलाइए। जाले से दूसरी बार जीते हैं वो और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। भूमिहार कोटे से मंत्री बनाया गया है उन्हें। बिहार में भूमिहारों की संख्या 2.9% है। राजू सिंह पहली बार मंत्री बने हैं और साहेबगंज से 4 बार चुनाव जीते हैं। बीजेपी के जुझारू नेता माने जाते हैं। राजपूत कोटे से मंत्री बनाया गया है। बिहार में राजपूतों की संख्या 3.5% है। मोतीलाल प्रसाद पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। रीगा से दूसरी बार जीते हैं चुनाव। मोतीलाल तेली समाज से आते हैं और बिहार में तेली समाज की तादाद 2.3% है। पहली बार मंत्री बने हैं। कृष्ण कुमार उर्फ मंटू और अमनौर से 2 बार चुनाव जीते हैं। मुखिया से मंत्री तक का सफर तय किया है कृष्ण कुमार ने। कुर्मी समाज से आते हैं जिसकी तादाद 2.9% है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने उन चेहरों को मंत्री बनाया है जिससे नीतीश के वोट बैंक को भी साधा जा सके। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए क्या है खास।